अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम को C++ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बैंकर एल्गोरिदम इज़ वन ऑफ द एल्गोरिदम जो कि हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस या प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन में जो है ये टेबल गिवन होगा, जिसके अंदर आपको तमाम प्रोसेसेस की जो वैल्यूज़ हैं, एलोकेशन वैल्यूज़, मैक्सिमम नीड वैल्यूज़, उसके अवेलेबल इंस्टेंस कितने हैं, रिमेनिंग नीड, तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम करनी होगी। इनमें से जो दो चीज़ें होंगी, एक आपको एलोकेशन इंस्टेंस और मैक्सिमम नीड्स, ये आपको गिवन होगा। तो इन दोनों गिवन पार्ट्स को लेते हुए आप लोगों को करना क्या होगा, अवेलेबल इंस्टेंस भी मालूम करने होंगे और रिमेनिंग नीड भी मालूम करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना ये है कि जो अवेलेबल इंस्टेंस होगे ना, उनको मालूम करना है। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में अवेलेबल इंस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि मेरे इस केस में मैंने यहाँ पर वैल्यू पहले से ऑलरेडी इसको बता रखी है कि मेरे पास अवेलेबल इंस्टेंस की वैल्यू ये है, बट हो सकता है कि आपको इंस्टेंस की वैल्यू ना भी दी हो। तो इस केस में मेरे इस क्वेश्चन में मैंने जो इंस्टेंस लिए हैं वो 3 इंस्टेंस लिए हैं, एक A है, एक B है और एक C है। तो हो सकता है कि आपको 2 इंस्टेंस भी गिवन हो सकते हैं, आपको 4 इंस्टेंस भी गिवन हो सकते हैं, ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। और इसी तरह जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ मैंने 5 प्रोसेसेस ले रखे हैं, बट आपको 6 प्रोसेसिंग, 8 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको गिवन हो सकते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से सोल्व करेंगे, मेथड एक ही रहेगा। अब सबसे पहले बारी आती है अवेलेबल को कैलकुलेट करने की। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि आपको हो सकता है ये गिवन हो, अगर गिवन ना हो देन आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ये जो एलोकेशन इंस्टेंस होगी, इनके हर एक इंस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि ये A इंस्टेंस है, तो मैंने इसकी तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लूँगा, यानी कि ऐड कर लूँगा, यानी कि तो इस तरह से, यानी कि 0 + 3 + 1 + 2 + 0, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं यहाँ नीचे लिख दूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह यहाँ 0 + 0 + 3 + 0 जो आ जाएगा 3। इसी तरह 1 + 0 + 0 + 2 + 3 जो कि आ जाएगा 6। ये करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप करना क्या है कि मुझे क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टेंस कितने हैं। तो यहाँ मैंने वो जो टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टेंस है वो मैंने इस टेबल के ऊपर लिख दिए हैं, आपको शो हो रहा होगा। A = 8, B = 6 एंड C = 8। आप लोगों ने करना क्या है कि इन इंस्टेंस को, टोटल इंस्टेंस को माइनस कर देना है इन एलोकेटेड इंस्टेंस में से। तो यहाँ मैंने नीचे करके भी दिखा दिया, ये टोटल इंस्टेंस और ये जो एलोकेटेड इंस्टेंस है इनको मैंने माइनस कर दिया है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वही मेरे पास अवेलेबल इंस्टेंस की वैल्यू होगी। देखिए 232, तो यहाँ पर भी आ गया 232। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अवेलेबल इंस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट इसको करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने रिमेनिंग नीड को पहले मालूम कर लेना है, देन आप लोगों ने अवेलेबल के ऊपर दोबारा आना है। सो रिमेनिंग नीड को मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि मैक्सिमम नीड में से माइनस कर दें एलोकेशन इंस्टेंस को। सो मैक्सिमम नीड में से किस तरह से माइनस करना है, जो A का इंस्टेंस होगा मैक्सिमम वाला, उसको माइनस कर देना है आपके A एलोकेशन वाले इंस्टेंस में से। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 0 है, तो 7 - 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। सो यहाँ पर क्या 6 - 0 6, और यहाँ पर क्या 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। इसी तरह यहाँ पर इसी को भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। 3 - 3 दैट इज़ 0, 2 - 0 दैट इज़ 2 एंड अगेन 2 - 0 दैट इज़ 2। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ना कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी हुई है वैल्यू, उनको मैं यहाँ उठा के पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है जी। अब हम लोग इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही हैं। 7 - 0 7, 6 - 0 6 एंड 3 - 1 दैट इज़ 2, बिल्कुल ठीक आ रही है। बाकी भी ठीक ही आ रही है, मैंने कैलकुलेट करके रख ली थी। अच्छा, यहाँ अगर आप गौर करें प्रोसेस नंबर 3 पे जब हम लोगों ने रिमेनिंग नीड को कैलकुलेट करने लगे, तो यहाँ पर हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो ये कि जब मैंने माइनस किया 2 - 2, तो वो तो आ गया 0, लेकिन यहाँ पर देखें B के इंस्टेंस को जब मैं माइनस करने लगा तो आया 1 - 3, तो इसका जो आंसर आता है -2, तो ये जो माइनस में चला गया। अब ये सिचुएशन हमारे पास कभी कभार आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कैलकुलेट होके आएंगी, लेकिन कभी कभार एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह नेगेटिव कैलकुलेट हो रही हो। तो उस सिचुएशन में करना क्या है आप लोगों ने कि माइनस की ही वैल्यू लिखें, नहीं तो आप इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल माइनस में लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ लास्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये तमाम रिमेनिंग नीड वाला कॉलम कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलें जी, अब हमारे पास बारी आती है सेफ सीक्वेंस को मालूम करने के लिए। सेफ सीक्वेंस वो सीक्वेंस कहलाती है बैंकर एल्गोरिदम में जिसके अंदर रहते हुए हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो वो जो सेफ सीक्वेंस होती है वही हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम का आंसर भी होता है और वही हमारा आउटपुट भी कह सकते हैं होता है। तो अब सेफ सीक्वेंस को मालूम किस तरह करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरे पास रिमेनिंग नीड मुझे किसी भी प्रोसेस को जो चाहिए वो कितनी है, और देन उसके बाद मुझे यहाँ पर उसको कंपेयर करते जाना है अवेलेबल नीड के साथ। अगर मेरी रिमेनिंग नीड कम हुई या इक्वल हुई मेरी अवेलेबल नीड के साथ, देन तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इन केस वो रिमेनिंग नीड बड़ी हो जाती है मेरी अवेलेबल इंस्टांस के वैल्यू के साथ, तो क्या होगा कि मैं उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो इसको देख लेते हैं, देन आपको ज़रा समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास प्रोसेस नंबर जो P0 है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे रिमेनिंग नीड चाहिए 762। तो क्या मेरे पास अवेलेबल इंस्टांस की उतनी वैल्यू है कि मैं इसकी नीड पूरी कर सकूं? देखें यहाँ पर है 7, लेकिन यहाँ मेरे पास है ही 2। ये बिल्कुल ऐसे है कि ना, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 रुपये हैं और मैं यहाँ पर ख़र्च करने जो जा रहा हूँ वो है 7 रुपये। तो मैं क्या 7 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये में ख़रीद सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर मुझे 7 इंस्टांस चाहिए ए के, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 इंस्टांस है। तो क्या मैं ए के 7 इंस्टांस को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो यही चीज़ बस आप लोगों ने देखनी है। तो इसका मतलब मैं प्रोसेस P0 को फ़िलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्रॉस कर दूँगा, नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ूँगा। अब यहाँ देखूँगा कि मुझे ए को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इंस्टांस भी नहीं चाहिए, 0, ठीक है। बी को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 2 इंस्टांस चाहिए, जबकि मेरे पास अवेलेबल उसके लिए हैं 3 इंस्टांस। तो इसका मतलब मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसी तरह सी को भी देखेंगे कि सी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 इंस्टांस चाहिए, बट यहाँ पर भी मेरे पास 2 इंस्टांस है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब तक तीनों की आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सके तब ही आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक की भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकती देन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पहले के केस में देखें, अगर मैं सी की वाली वैल्यू देखूँ तो सी को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 2 इंस्टांस चाहिए और यहाँ मेरे पास हैं भी 2, तो मैं इसको तो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बट मेरे पास ए और बी को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। तो यहाँ रिमेनिंग नीड पे मुझे मालूम चला कि मैं P1 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिमेनिंग नीड है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं करूँगा क्या कि अवेलेबल वाली वैल्यू के अंदर मैं P1 के जो एलोकेटेड वैल्यू है उनको ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो एलोकेटेड वैल्यू है इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास नेक्स्ट अवेलेबल मालूम होके आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मुझे सेफ सीक्वेंस भी लिखना होगा। सेफ सीक्वेंस में SS लिख रहा हूँ। सेफ सीक्वेंस में मैंने पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया, उसका नाम क्या है P1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा P1 और यहाँ एक एरो डाल दूंगा ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ जो अवेलेबल वाली वैल्यू इसके अंदर मैं एलोकेशन की वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, एंड 3 + 0 क्या आ जाएगा 3, और 2 + 0 क्या आ जाएगा 2। तो अब मेरे पास अवेलेबल इंस्टांस जो है वो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 532। अच्छा, P1 हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं P2 की तरफ। P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे A के 7 इंस्टांस चाहिए, जबकि मेरे पास इस वक्त इंस्टांस है 5। तो क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, आगे किसी को देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जब एक ही इंस्टांस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो हम आगे क्यों देखें, राइट। तो इसको मैं क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, P3 पे मूव कर जाऊँगा। P3 को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई इंस्टांस भी नहीं चाहिए, और ये जो माइनस वाला है इसको मैंने अभी आपको बताया, इसको आप 0 कर लें। और यहाँ पर मुझे ऐसे समझे 0 0 0, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कोई इंस्टांस भी नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो अब मुझे करना क्या है, सिंपल जो मेरे पास लास्ट अवेलेबल वाली इंस्टांस हो गए उसके अंदर मुझे P3 के जो एलोकेशन वाले इंस्टांस हो गए उनको ऐड कर देना है। तो 5 + 2 क्या आ जाएगा 7, और 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, और 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। और यहाँ पर P3 क्योंकि एग्जीक्यूट हो गया तो मैं सेफ सीक्वेंस में यहाँ पर नेक्स्ट लिख दूंगा P3 और आगे एक एरो बना दूंगा फिर से।
और नेक्स्ट हम मूव कर देंगे P4 के ऊपर। तो P4 को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे A के 5 इंस्टांस चाहिए, B के 2 और C का कोई इंस्टांस भी नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो मेरे पास देखें इसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। मेरे पास A के 7 इंस्टांस है, B के 6 हैं और जो C है उसके मतलब 4 इंस्टांस है। तो इसका मतलब मैं इसको आसानी के साथ P4 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी टिक लगा दूँगा, यहाँ P4 लिख दूँगा आगे सेफ सीक्वेंस में कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाने लगा हूँ। और अब मुझे करना क्या है कि इस अवेलेबल वाली वैल्यू के अंदर मुझे P4 के जो एलोकेशन वाली वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। तो 7 + 0 दैट इज़ 7 और 6 + 0 6 एंड 4 + 3 इज़ 7। तो यहाँ पर आ गया 7। अब यहाँ तक करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है अपना P0 से कि क्या अब मैं P0 वाले की रिमेनिंग नीड को फुलफ़िल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ देखें कि मेरे पास रिमेनिंग नीड में इसके कहते हैं 7 6 2। तो यहाँ देखें 7 6 7। तो मैं इसकी अब रिमेनिंग नीड को मालूम कर सकता हूँ। अब मेरे पास उतने इंस्टांस हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसको क्रॉस के बजाय अब टिक कर दूंगा और यहाँ सेफ सीक्वेंस में मैं क्या लिख दूंगा, P0 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को, इसके जो इंस्टांस एलोकेशन वाले इंस्टांस है इसकी वैल्यू को ऐड कर दूंगा अपने अवेलेबल वाले इंस्टांस के अंदर। तो 7 + 0 दैट इज़ 7 और 6 + 0 दैट इज़ 6, 7 + 1 दैट इज़ 8। क्लियर हो गया। अब हमारे पास और कौन सा प्रोसेस रह गया था, P2। अब मैं P2 का रिमेनिंग नीड देखता हूँ कि क्या मैं इसकी रिमेनिंग नीड फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो इसकी रिमेनिंग नीड मेरे पास है 707 और यहाँ अवेलेबल मेरे पास है 768 काफ़ी है। तो इसके जो मेरे पास एलोकेटेड इंस्टांस होंगे उनको मैं इसके अंदर सिंपल ऐड कर दूंगा और यहाँ पर जो है सेफ सीक्वेंस में मैं यहाँ लिख दूंगा P2। ठीक है, तो ये मेरे पास सेफ सीक्वेंस बन गई और यहाँ मैं इसकी ऐड कर देता हूँ वैल्यू P2 है ना, हाँ जी, P2 की ऐड कर देंगे। 7 + 1 क्या आ जाएगा 8 और 6 + 0 6 और 8 + 0 8। अच्छा, अब आपको ना मालूम किस तरह चलेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो जो आपको यहाँ लास्ट में वैल्यू मिल रही होगी ना अवेलेबल में, अगर तो वो आपके टोटल इंस्टांस के इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो देखें यहाँ मेरे पास 868 आ रहा है, तो यहाँ मेरे पास टोटल में भी 868 ही है। तो इसका मतलब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है और इसी के ही अकॉर्डिंग जो है मेरी जो ये सेफ सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक आई है और यही मेरा आंसर है। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने कोड करना है और कोड कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर आते ही मैंने न्यू फाइल बना के उसके अंदर अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का उसको लिख लिया। अब यहाँ कोड करने से पहले मैं आपको जो रफ़ आइडिया है कोड का वो दे देता हूँ और उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर चुका था, अभी ये मैं दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर चुका था तो रिकॉर्डिंग ऑफ करते वक्त मैंने देखा कि मैंने तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी। तो इस बात पे एक वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आप बगैर चैनल को सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब किए। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 21 जून आज की डेट है और जून का महीना आपके सामने कितना गर्मी वाला होता है। ना ही मैंने पंखा चलाया हुआ है ताकि माइक के अंदर जो है वो आवाज़ आती है, जो शोर आता है तो वो अनोइंग लगता है काफ़ी। तो यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ कोड का, बट क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काइंडली अगर आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने इसी टॉपिक की तरफ के देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने कोड किस तरह करना है। सो कोड करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो आपको गिवन देनी होगी अपने कोड को। उनमें से जो पहला है वो आपको एक मैट्रिक्स गिवन देना होगा एलोकेशन का और मैक्सिमम नीड का, और देन अवेलेबल की ये वाली वैल्यू आपको पहले से ही प्रोग्राम को दे देनी होगी ताकि वो इन्हीं डेटा पे कैलकुलेशन करके हमें बाकी चीज़ें रिटर्न करे और ये जो सेफ सीक्वेंस है इसको हमें बना कर दे। तो ये जो एलोकेशन है और मैक्सिमम नीड है ये आप देखें कि ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में है, यानी कि अगर हम इसको स्टोर करवा सके तो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है एरे का कि हम इसको एरे में स्टोर करा सकते हैं। बट एरे जो है वो भी काफ़ी किस्म के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है। तो यहाँ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको भी आप कह सकते हैं।
तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे को इस्तेमाल करने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पर देखें तो मल्टीपल रोज़ हैं और मल्टीपल ही कॉलम्स हैं, इसलिए हम लोग इसी एरे को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने कोड में कि हमारे जो प्रोसेस हैं वो कितने हैं। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट n नाम से, और उसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5 क्योंकि मेरे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस 5 हैं। और एक दूसरा मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ इंट r के नाम से। ये मेरे पास r से मुराद रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज मेरे पास 3 हैं, a b और c। जो मेरे यहाँ कॉलम है a b और c, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, और ये जो p0 से p4 तक है ये मेरे पास प्रोसेस हैं। तो p0 से p4 कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, जो 5 मेरे पास रिसोर्सेज में आ गए। और जो a b और c है ये मेरे पास कितने हैं? 3। तो 3 मेरे पास, 5 मेरे पास आ गए प्रोसेसेस में और 3 मेरे पास आ गए रिसोर्स में। ठीक है, तो अब बारी आती है मुझे अपना एलोकेशन का मैट्रिक्स बनाना है और ये मैक्सिमम नीड का मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यही वाली वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ पास करनी है, तो मैंने इसको ना जल्दी से लिख लेता हूँ और वीडियो को मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिख चुका हूँ अपने एलोकेशन और मैक्सिमम का मैट्रिक्स। तो इसको मैंने किस तरह से लिखा है, सिंपल से मैंने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाई है और उसका साइज़ मैंने रख दिया 5/3, 5 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, ये 5 रोज़ आ गई और 3 कॉलम आ गए, और ये मेरे पास हो गया एलोकेशन का मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह मैंने मैक्सिमम नीड का मैट्रिक्स बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया मैक्स, और इसकी भी 5 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। और आई होप कि आपको ये मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट आता होगा किस तरह से बनती हैं। तो अगर आपको नहीं आता आप इसका थोड़ा सा ना गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि जो मेरे पास अवेलेबल वाली वैल्यू है उसको भी मैं एक एरे में डाल देता हूँ। तो उसकी एरे का जो साइज़ होगा वो मेरे पास होगा 3, और उसकी जो वैल्यू होगी उसको मैं किस तरह से लिखूँगा, मेरे पास क्या वैल्यू थी, 2 थी, 3 थी और अगेन जो थी वो मेरे पास 2 थी। तो ये वाली भी मैंने गिवन दे दी। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको गिवन नहीं होती है, तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना ये है, हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने नीड कैलकुलेट करनी है। ये जो रिमेनिंग नीड है ना, ये पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट मैंने किस तरह से किया था कि जो मेरे पास मैक्सिमम नीड की एंटिटी की वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया था एलोकेशन वाली एंटिटी से। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। याद रखिएगा कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो एरे बना लेता हूँ, नीड नाम रख देते हैं उसका, है ना। रिमेनिंग नीड काफ़ी बड़ा नाम हो जाएगा, तो छोटा छोटा सा नाम रखते हैं ताकि हमें रिट्रीव करने में भी आसानी हो। और ये वो मैंने उसकी एरे बना ली, डिक्लेयर कर दी। डिक्लेयर करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं यहाँ जल्दी से एक फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप के अंदर आई और इसको n तक चलाऊंगा पहली फॉर लूप को। इसके अंदर एक दूसरी फॉर लूप लगाऊंगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे पे काम किया जा रहा है। इसका वेरिएबल रख दूंगा j और इसको चलाऊंगा मैं r तक, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा वो कैलकुलेट कर लूँगा अपनी नीड। तो नीड मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा उसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि जो मेरे पास मैक्सिमम वाला एलिमेंट होगा उसको माइनस कर देना है हम लोगों ने एलोकेशन वाले, एरे का नाम गलत हो गया, एलोकेशन वाले हमारे पास जो i और j का एलिमेंट है, जो एलोकेशन वाला हमारे पास एलिमेंट है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया सब कुछ ठीक। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने करना क्या है, ये जो अवेलेबल है ये वाली चीज़ें इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट हम लोग किस तरह से करवाएंगे, इसको कैलकुलेट कराने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो एक और काम करना पड़ेगा, वो ये कि मुझे यहाँ पर एक एम्प्टी एरे बनानी पड़ेगी। एफ नाम से मैं एक एम्प्टी एरे बना रहा हूँ और एक आंसर नाम से एम्प्टी एरे बना रहा हूँ। अब इन दोनों एरे का काम क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल भी बना लिया इंडेक्स नाम से। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है, ये जो एफ वाली एरे है ना, ये मेरे पास रिसोर्स एलोकेटेड को कंट्रोल करेगी, और जो आंसर वाली एरे है इसके अंदर जो मेरे सेफ सीक्वेंस का जो वैल्यू जाएगी वो इसी आंसर वाली एरे के अंदर जाएगी, और ये जो इंडेक्स है ना ये मेरे पास उसी सेफ सीक्वेंस का इंडेक्स स्टोर कराएगा। बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है, मैं यहाँ एक फॉर लूप लगाऊंगा और इसका जो है वेरिएबल रख लेते हैं k, और इसको जो है हम लोगों ने n तक चलाना है क्योंकि हमारे जो साइज़ है वो n है। अब मुझे इसके अंदर करना क्या है कि जो मेरी एरे है ना f वाली, उसको फ़िलहाल के लिए उसके तमाम एलिमेंट को मैं 0 0 से इनिशियलाइज़ करवा दूंगा ताकि कोई इसके अंदर गार्बेज वैल्यू
ना आए। ये करवाने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप अपना क्या करूँगा कि अब कैलकुलेट करूँगा मैं ये जो 532 है, 764, ये जो तमाम वैल्यूज़ है ना, ये किस तरह से कैलकुलेट की। अब इसको बारी आती है कैलकुलेट करने की। तो इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, बल्कि छोड़े वेरिएबल अभी नहीं बनाते, बाद में बनाएंगे। एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर लूप मैंने लगाई और इसको फॉर लूप को स्टार्ट कर देता हूँ मैं के से, और इसको चलाएंगे हम लोग 5 तक। इसको चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कोड में एक और फॉर लूप लगाएंगे। और इस फॉर लूप में क्या होगा कि मैं सबसे पहले तो इसके वेरिएबल बना लेता हूँ आई, और इसको चलाएंगे हम लोग n तक। और इसके अंदर मैं एक कंडीशन पास करूँगा, और उस कंडीशन में मैं क्या लिखूँगा, f का जो i एलिमेंट है क्या वो ज़ीरो है या नहीं है, इसको मैं चेक करूँगा क्या वो ज़ीरो है या नहीं है। जो अभी हमने f वाली एरे बनाई ना, उसको मैं यहाँ चेक करूँगा। तो अगर तो वो ज़ीरो हो गया तो मैं यहाँ पर एक फ्लैग नाम से वेरिएबल बनाऊँगा और उसको ज़ीरो कर दूँगा। ये क्या हो रहा है ये मैं आपको एक मिनट समझाता भी हूँ। और इसके बाद क्या करना है जी, मुझे एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप, तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर जो है उसको जे से स्टार्ट करेंगे और उसको आर तक चलाएंगे। और इसके अंदर मैं करूँगा क्या कि एक और कंडीशन अपनी पास करूँगा और ये चेक करूँगा कि क्या मेरी जो नीड है उसका जो भी एलिमेंट जो है इस टाइम वो मेरे पास क्या ग्रेटर देन है मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्स मौजूद है उससे। तो अगर तो वो ग्रेटर हो जाता है तो मैं फ्लैग की वैल्यू जो है उसको मैं क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा और यहीं से ही ब्रेक कर जाऊँगा। अब देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इस फॉर लूप से लेके यहाँ तक, इसका काम क्या है, असल में ये चेक कर रहा है कि क्या मेरी जो रिमेनिंग नीड है वो मेरी अवेलेबल नीड से फुलफ़िल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो वो फुलफ़िल हो जाएगी देन ठीक है, वो कंडीशन पे नहीं जाएगा। इन केस अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती देन वो क्या करेगा, फ्लैग को ऑन कर देगा। दूसरा यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने देखा ना कि सेफ सीक्वेंस में कुछ ऐसे प्रोसेस थे जो फ़िलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, बट उससे अगला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहा था। जैसे यहाँ पहले प्रोसेस की बात करें, P0 हमारे पास शुरू में एग्जीक्यूट नहीं हुआ बट P1 एग्जीक्यूट हो गया। अब जो एग्जीक्यूट हो गया वो तो यहाँ सेफ सीक्वेंस में आते गए, बट जो रह गए उनका क्या होगा, उनको किस तरह दोबारा से रिट्रीव किया जाएगा। तो उनको रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ फ्लैग का यूज़ किया कि जो हमने f वाली एरे बनाई थी ना, ये देखें मैंने यहाँ उस वक्त भी समझाते हुए ना यहाँ लिखा था। खैर, अब जो हम लोगों ने f वाली एरे बनाई है ना, ये शुरू में है 0, इसके अंदर वैल्यू है 0, बात आ रही है समझ में। बट जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, इसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 कट होके आ जाएगी 1। अगर वो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1, इसका मतलब वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर उसके अंदर वैल्यू 0 ही रहेगी देन इसका मतलब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यही चीज़ को हैंडल करने के लिए कि तमाम के तमाम मेरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएं, इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने ये फ्लैग की वैल्यू को लगाया था। बात आ रही है अब समझ में, अब आई होप आ गया होगा कि ये 0 और ये 1 का क्या मतलब आ गया यहाँ पर। इस फॉर लूप, ये फॉर लूप कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इस फॉर लूप से बाहर निकल के मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले तो चेक करूँगा कि क्या मेरा जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर उसकी वैल्यू मेरे पास 0 है देन मैं क्या करूँगा, उसको एग्जीक्यूट करा दूँगा। एग्जीक्यूट करा देंगे, इंडेक्स के अंदर हम लोग ++ कर देंगे जो मैंने अभी इंडेक्स बनाया था, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा दूँगा 1। ठीक है, 1 नहीं सॉरी आई स्टोर करवा दूँगा, है ना। फिर ये तो हर दफ़ा 1 नहीं आएगा ना। इस लाइन में हुआ क्या कि जो इंडेक्स है ना P1 का, ये स्टोर हो जाएगा 1 मेरे पास सेफ सीक्वेंस में। इसी तरह जो प्रोसेस आता जाएगा ना, यहाँ ये 3 है तो ये 3 भी मेरे पास सेफ सीक्वेंस में। इस तरह ये इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, इसको करने के बाद इसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगा दूँगा और उस फॉर लूप को मैं चलाऊँगा y से। वेरिएबल उसका y बना देते हैं और उसको r तक मुझे चलाना है। और इसके अंदर जो कोड है वो मैं क्या लिखूँगा, वो मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास अवेलेबल इस टाइम बचा हुआ है एलिमेंट, उसके अंदर मैं प्लस करा दूँगा कौन सा एलिमेंट, जो मेरे पास एलोकेशन वाला एलिमेंट है ना इस टाइम, उसको प्लस करा दूँगा। ये हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, परेशान ना हो जाना। ये असल में मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास अवेलेबल बचे हुए हैं ना 2 3 2, इसके अंदर जो मेरे पास फ्री हुआ है वेरिएबल, यहाँ पर जैसे 300 फ्री हुआ है, इसको मैंने यहाँ ऐड कराया था ना, 3 और 2 5 किया था, 3 + 0 3 किया था, 2 + 0 2 किया था। तो यही चीज़ मैंने ना इस वाली जगह पे की है और कुछ भी नहीं किया, तो परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर जो है इस फॉर लूप से बाहर आके मैं क्या करूँगा कि अपने जो फ्लैग है ना, फ्लैग उसको 1 कर दूँगा कि ये जो हमारा
प्रोसेस है वो स्टेम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट या सेफ सीक्वेंस में आ चुका है। तो यहाँ पर ये देखें, यही वाली बात अभी जो मैंने आपको बताई ना, F को 0 से काट के 1 पे कर देना ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि हम लोग सेफ सीक्वेंस में आ चुके हैं। तो ये वाली बात ये यहाँ पर आ गई। और अब सिंपल हम लोग बस सारे लूप से बाहर आके हम लोग सी आउट करा देंगे अपनी सेफ सीक्वेंस। तो यहाँ मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, द सेफ सीक्वेंस इज़, तो सेफ सीक्वेंस इज़ का मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ एंडल आ जाएगा। और एंडल करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फॉर लूप लगा लूँगा और उसको आई से स्टार्ट करा लेंगे और कहाँ तक चलेगा मेरे पास, एन तक। और इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, सी आउट करा दूँगा। सबसे पहले तो पी लिखा हुआ है मेरे पास, पी के बाद मैं क्या करूँगा कि वो जो मैंने आंसर वाली एरे बनाई ना, और आंसर वाली एरे का जो इंडेक्स मैंने स्टोर कराएगा वही मेरा सेफ सीक्वेंस वाला इंडेक्स होगा। और उसको प्रिंट करा के मैं यहाँ पर एक एरो प्रिंट करा दूँगा ताकि ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो के प्रिंट हो। तो बस यही कुछ ही था। मैं इसको एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ कि ये सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास रिज़ल्ट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, P1, P3, P4, P0 एंड देन P2। अब ये P2 के आगे एक एक्स्ट्रा एरो आ रहा है तो वो इस लूप की वजह से आ रहा है, तो इसको इग्नोर लगाएं। बस हम लोग इसका ना जवाब मैच कर लेते हैं 1, 3, 4, 0 एंड 2। तो कहाँ गया ये सीक्वेंस, 1, 3, 4, 0 एंड 2। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही हमारा जो है वो सेफ सीक्वेंस आ रही है। तो आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा लेक्चर। मैं इस टाइम पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और इतनी गर्मी है। यहाँ देख लें, डेट 21 जून का दिन है आज और मैं 1:30 बजे का टाइम है, दिन की तपती धूप में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करते जाना और अगर चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा मैंने ना यहाँ पर मुख्तलिफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स है ना, जो राउंड रॉबिन हो गया, उनके भी कोड मैंने बना रखे हैं। इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।